हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आपको पता है कि संकल्प बैच के माध्यम से हम लोगों ने डेली टारगेट 20 कंप्लीट किए थे और उसके बाद मैंने उन्हीं टारगेट्स का एक रिवीजन सीरीज चलाया था, जिसमें ऑलरेडी 5 रिवीजन सीरीज हो चुकी थी। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दौरान 1-2 दिन का उसमें गैप हो गया था और आज से हम लोगों ने फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दिया है, जो पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस, साथ ही साथ आरओ प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए डेडिकेटेड है। तो इसी रिवीजन सीरीज में आज हम लोग करेंगे रिवीजन सीरीज नंबर 6। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज मॉर्निंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में लेकर आया हूँ, हैंड रिटन नोट्स की जो मैं क्लासेस करा रहा था आपके लिए, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। तो उन क्लासेस को आप देख लीजिएगा, सुबह आ चुकी है ऑलरेडी, जो है कि टेलीग्राम पे उसकी अपडेट मिल जाती है। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज आपको डेली टारगेट सीरीज में जो रिवीजन सीरीज है उसके अंतर्गत पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने हैं, क्योंकि कल आपका जो रिवीजन सीरीज 7 होगा उसमें पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और पॉलिटी कंप्लीट होते ही फिर हम लोग इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जिस तरीके से आप देखोगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 9 रिवीजन सीरीज में ये पूरी रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। अगर आप रेगुलर बेस पे से फॉलो कर रहे हो पिछले 1 महीने से डेली टारगेट्स को, उसके बाद रिवीजन सीरीज को, तो आपका देख रहे हो कि 4 सब्जेक्ट कवर हो चुके, 4 महीने की मैगजीन, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से केवल और केवल 1 महीने में तैयार हो गया। अगले 1 महीने का और नया प्लान रहेगा जो रिवीजन सीरीज के बाद आएगा। तो पॉलिटी में आपको पढ़ना महान्यायवादी और महाधिवक्ता, जो राज्य के लिए जो महाधिवक्ता होते हैं और जो सेंट्रल के लिए महान्यायवादी होते हैं, आर्टिकल नंबर 76। इन दोनों लोगों को जब तुलनात्मक रूप में आप पढ़ोगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या इनके अधिकार होते हैं और इनका पारिश्रमिक क्या होता है, कौन से प्रावधान में इनको लिखा गया है, इस तरीके से जब आप महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों को अगर एक कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा। फिर आपको पढ़ना है कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, कि किस प्रकार के इसका गठन होते हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, कौन से आर्टिकल में कहा गया है, और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है तो ये सदन में रखता है या राष्ट्रपति को देता है। फिर इसकी रिपोर्ट पे चर्चा कौन करता है, कौन सी समिति इसमें योगदान करती है। तो यही सारी चीज़ें आपको घूम फिर के पढ़नी है। फिर संविधान संशोधन की बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट जो है कि संविधान संशोधन हुए हैं ना, उनको आपको बिल्कुल भी तैयार कर लेना है। जैसे आप देखोगे पहला संवैधानिक संशोधन है, फिर 7वें नंबर का संवैधानिक संशोधन है, फिर इस तरीके से 24-25 वाले हैं जिसमें केशवंत भारती केस वगैरह का मामला आता है। इस तरीके से 52 नंबर पे होता है, 21 नंबर पे होते हैं। तो अलग अलग जो संवैधानिक संशोधन है, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर हो गया। और इसी तरीके से आप देखोगे 69 हो गया, 70 हो गया, 61 हो गया। फिर और आगे आप बढ़ोगे तो 91, 93, 97, फिर 82वां, 86वां, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इधर क्रोनोलॉजी के साथ आपको 99 अमेंडमेंट जो एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल एक्ट, जो अपॉइंटमेंट कमीशन था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसको भी पढ़ लेना। फिर 100 वाले को देखोगे, 3 बीघा गलियारा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है कि भूमि का आवंटन किया गया। फिर 101, फिर 102, 103, 104, 105 और 106। 106 वाला जो संवैधानिक संशोधन है वो नारी शक्ति वंदन से संबंधित है। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में वो प्रश्न भी आया हुआ है। अभी आपने देखा होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से, तो एक संशोधन का प्रोविजन था कि कैसे महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें हो गई। साथ ही साथ आपको चुनाव आयोग और उससे संबंधित राजनीतिक दलों को पढ़ना है। जैसे चुनाव आयोग की क्या कार्यप्रणाली होती है, ये जो 3 सदस्यीय कब बनी और इसकी क्या कार्यप्रणाली होती है, किसके किसके इलेक्शन कराते हैं, और इलेक्शन में अगर कोई विवाद होता है तो इनकी कहाँ तक शक्तियाँ होती हैं। फिर उसी से संबंधित जो राजनीतिक दल होते हैं कि कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कौन से क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उनके संस्थापक कौन है, किस वर्ष उनकी संस्थापना हुई, ये सब कई सारे प्रश्न आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए आ जाते हैं कि कोई पार्टी की स्थापना पूछ लेता है या फिर क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सी पार्टी पहले स्थापित हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, या राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, किन आधारों पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो जो आप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 को, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछले टारगेट्स में दे रखी थी और उस समय में छोटे छोटे टारगेट देता था, ताकि आप इजीली जो है कि फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो, सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, तो आप इनको कंटिन्यू रिवीजन कर सको। लेकिन अब जो है कि आपको ये सीरीज में रिवीजन सीरीज नाम रखा गया। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलेगा और कम से कम समय में आपको रिवीजन करना है। अगर इस तरीके के रूल्स को आप मेरे साथ फॉलो करते रहे लगातार अगले 4 से 5 महीने, तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और उसमें क्या क्या चीजें मैं ऐड ऑन करने वाला हूं अगले 1 महीने के बाद, यानी जून के बाद जो है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे जो है कि मैं और भी स्ट्रेटजी को एक्सप्लोर कर रहा हूं ताकि आपके साथ भी बेहतर रिजल्ट आना चाहिए।
उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त को पढ़ना है। सेंट्रल लेवल पे लोकपाल की बात करेंगे जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की बात करें तो इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। क्यों होता है, इस पे बात करनी है। सबसे पहले लोकपाल अधिनियम किस राज्य ने प्रस्तुत किया, महाराष्ट्र है या उड़ीसा है, कार्यालय कहाँ पे खोला गया, क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, कैसे कौन कौन से मामले इनके अंतर्गत आ सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर भी कोई भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगता है तो क्या उनकी जांच कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किताबों में। और किताबों से मैं कह दूं कि आपको सोर्सेस को नहीं बदलना है। जो सोर्सेस आपने डेली टारगेट के दौरान अपने डिसाइड कर लिए थे कि मुझे इसी से पढ़ना है, क्योंकि मैंने उस दौरान अलग अलग तरीके के सोर्सेस आपको बताए थे, फिर चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे परीक्षावाणी हो, चाहे लूसेंट हो या स्पेक्ट्रम हो, या फिर आप देखोगे महेश बणवाल हो या लक्ष्मीकांत हो, जो भी मैंने ऑथेंटिक थे वो मैंने सारे बताए थे। तो इसे अलग से बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। लास्ट टाइम आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और साथ में वैदिक सभ्यता को पढ़ा, पाषाण सभ्यता को पढ़ा और महाजनपद के बारे में पढ़ा था। आज आपको तुलनात्मक रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करना है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या दुख के मार्ग बताए गए थे, किस तरीके से उनके स्तूप वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उनकी क्या शिक्षाएं थी, कौन कौन से दर्शन हुए उनके। उसी तरीके से आपको जैन धर्म का भी तुलना करके पढ़ लेना है, कंपैरिजन के फॉर्म में आपको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में जो कंफ्यूजन होता है ना बार बार जो है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वो सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर आउट हो जाएगा। फिर आगे मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है कि मौर्य साम्राज्य जो कि मगध का एक मौर्य साम्राज्य हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, बृहद्रथ हैं, मतलब बृहद्रथ तो नहीं है, बिंदुसार हैं, ये सारे लोग। और उससे पहले कौन कौन से लोगों ने शासन किया था, हर्यक वंश वगैरह, शुंग वंश, ये सारी चीज़ें तो ये वहीं पे मिल जाएगा। मौर्य साम्राज्य जब पढ़ोगे तो उससे पहले थोड़ा सा डिटेल दिया रहता है। फिर मौर्योत्तर काल देखना है और मौर्योत्तर काल में भी स्पेशली आपको क्या देखना है, सातवाहन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मौर्योत्तर काल में कई सारे अलग अलग जो है कि छोटे छोटे आपको वंश देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका सातवाहन वंश है। उसको जरा ढंग से पढ़ना क्योंकि ये ब्राह्मण समुदाय से संबंधित है। इसने जो है कि सामंतवादी व्यवस्था शुरू की, इसने भूमिदान पद्धति शुरू कर दी और ये जो है कि गौतम, तो इस तरीके से सातवाहन शासक जो थे अपनी माताओं का नाम यूज करते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी छोटी छोटी जो है कि, और उनके कौन कौन से अभिलेख थे। फिर लास्ट में आपको प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, ये चैप्टर अगर कहीं नहीं मिलेगा तो आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। मैंने उस समय यही बताया था कि घटना चक्र में जितनी भी किताबें आई हुई हैं, रिपीटेड किताबें हो रही हैं, बार बार साहित्यकार रिपीटेड हो रहा है, उनको बस आप रिवाइज कर लो, वहीं से सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक आपने देखा रिवीजन में। साथ ही साथ आर का आप पढ़ रहे हैं तो आपने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ये सब कंप्लीट कर लिया है। और अब इसी कड़ी में आपको एनवायरनमेंट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों के जो क्वेश्चन के नंबर है लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एनवायरनमेंट के, तो आप इजीली जो है कि इसको कंप्लीट कर ले जाओगे। फिर करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो मार्च 2024, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2024, जनवरी फरवरी रिवीजन हो चुकी है। मार्च में भी आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल को पढ़ लिया था पिछले रिवीजन सीरीज में। और आज आपको पढ़ना आर्थिक घटनाक्रम, खेलकूद, पुरस्कार, वैज्ञानिक परिदृश्य या फिर ईटीसी, जो भी बचा खुचा आपने छूट गया हो वो भी आप पढ़ लेना उस मैगजीन में। मैगजीन चाहे क्रॉनिकल फॉलो कर लीजिए, चाहे फिर ये आपकी आती है घटनाचक पब्लिकेशन की जो मासिक पत्रिका आती है, मंथली मैगजीन, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आपकी रिवीजन सीरीज रहेगी। और जो लोग परेशान हो रहे हैं कि आरओ का सीरीज सर अलग से दीजिए या जो भी, तो मेरे भाई जो ये आरओ की परीक्षा है और यूपीपीसी दोनों सेम है, दोनों का प्रीलिम्स लगभग सेम है, तो आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। हालांकि सीसेट और सेकंड पेपर के लेवल पे डिफरेंस है। तो जब ये रिवीजन सीरीज आपकी जीएस की कंप्लीट होगी तो मैं सीसेट को भी शुरू करूंगा और उसमें जो आरओ का सेकंड पेपर है हिंदी, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और मेंस के लिए क्या क्या करना है। अभी मैं थोड़ा घर पे हूँ तो घर पे थोड़ी व्यस्तताएं ज़्यादा होती हैं, धीरे धीरे जो है कि 2-3 दिन में जो है कि ये व्यस्तताएं कंप्लीट हो जाएंगी और फिर मैं अपनी दोबारा ड्यूटी पर चले जाऊँगा, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो और भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास फिर मिलेगी। इकोनॉमिक्स की अभी क्लास में नहीं ला पा रहा हूँ, 2-4 दिन का वेट करिए, टाइम मिलते ही जो है कि मैं फिर उसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।